बहू की जादुई ककड़ी। मदन नाम का एक लकड़हारा था जो लकड़ी काटकर ही अपने घर को चलाता था। उसके घर में उसकी माँ, पत्नी और एक 5 साल की बेटी थी। एक दिन मदन बहुत सी लकड़ियां काटकर घर लेकर आता है। अरे, आज तो आप बहुत भारी लकड़ियां काटकर घर लाए हो। हाँ सीमा, ये है तो बहुत भारी। तो फैक्ट्री का सेठ ना मुझे इसके बदले अच्छे पैसे देगा। कल उसने मुझे मोटी लकड़ी काटकर लाने के लिए बोला था। ठीक है, आप बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। और मदन खाना खाकर लकड़ियों को फैक्ट्री में ले जाता है। अरे वाह मदन, लकड़ियां तो तू बहुत अच्छी लेकर आया है। देख, मुझे शहर से अच्छा काम मिला है, इसलिए मुझे ऐसी मोटी लकड़ियां रोज चाहिए होंगी। ठीक है सेठ जी, मैं रोज आपको ऐसी लकड़ियां लाकर दे दिया करूंगा। सेठ उसे 2000 रुपए देता है और लकड़ी लाने का 200 रुपया अलग से भी देता है। अरे वाह, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही समय में मैं अच्छे पैसे जोड़ लूंगा। शाम को मदन का पूरा परिवार बैठकर खाना खाता है। बेटा, ज्यादा पैसा कमाने के लालच में तू अपना शरीर खराब मत कर लेना। हाँ माँ जी, मैंने भी इनको यही कहा है और इन्हें बहुत समझाया है, लेकिन ये है कि मेरी एक नहीं सुनते। माँ, मुझे रोज के 2 से 4 हजार रुपए कमाने का मौका मिला है। अगर महीना भर भी काम किया ना तो बहुत अच्छे पैसे कमा लूंगा। तुम्हारे घुटनों का इलाज भी तो शहर में करवा सकते हैं फिर। बेटा, मेरी तो कट गई है और कुछ समय ऐसे ही काट लूंगी, तू बस अपना ध्यान रखा कर। लेकिन मदन कहाँ किसी की सुनने वाला था। रोज जंगल जाता और भारी भारी पेड़ों को काटता, फिर उनकी लकड़ियां इकट्ठा करके फैक्ट्री में ही छोड़कर वो घर आया करता था। और अच्छी लकड़ियां देखकर सेठ उसे और भी ज्यादा पैसा दिया करता था। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन एक सुबह सीमा, मैं अपना शरीर, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में जान सी नहीं है। मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, मैं देखो ना, अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहा हूँ। गांव वालों की मदद से सीमा उसे अस्पताल लेकर जाती है। देखिए, इनको लकवा मार गया है। इनके इलाज में 5 लाख रुपए तक लगेंगे। क्या? 5 लाख रुपए? डॉक्टर साहब, मैं 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी? हमारे घर में तो बस यही एक थे कमाने वाले। देखिए, फिर आप इन्हें घर ले जाइए। और सीमा मदन को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। बेटा, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, इतना भार उठाना तेरे लिए ठीक नहीं है। अब हम तेरा इलाज कैसे करेंगे? माँ जी, मैं फैक्ट्री में सेठ जी से बात करके आती हूँ, क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर दें। सीमा सेठ से मिलने फैक्ट्री जाती है। अरे सीमा, आज तुम यहाँ कैसे? और मदन कहाँ है? आज लकड़ियां लेकर वो नहीं आया। सेठ जी, उन्हें लकवा मार गया है और उनके इलाज में 5 लाख रुपए तक लगेंगे। कृपया आप हमारी मदद कर दीजिए। अरे देखो सीमा, अगर मैं मदन के इलाज के लिए 5 लाख रुपए दूंगा तो फिर मैं ये फैक्ट्री कैसे चलाऊंगा? देखो, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और वो वहां से चला जाता है। सीमा भी रोते हुए अपने घर वापस चली आती है। माँ, पिताजी को क्या हुआ है? वो बिस्तर से क्यों नहीं उठ पा रहे? बेटा, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, पर तुम चिंता मत करो, वो कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सीमा अपनी बेटी को झूठा दिलासा देती है, लेकिन अंदर से वो बहुत डरी हुई थी। अब जो कोई भी उसे किसी वैद्य या हकीम के बारे में बताता तो वो मदन को अपने साथ लेकर वहीं पहुंच जाया करती थी।
लेकिन मदन पर किसी भी दवा का कोई असर नहीं होता। जो पैसे मदन ने कमाए थे वो भी कुछ ही दिनों में खत्म हो गए थे। और तो और नौबत ये आ गई थी कि घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। घर में तो सब्जी भी नहीं है। बेटा, मैं ना बाजार जाकर तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। सीमा अपना बटुआ उठाकर बाजार के लिए चली जाती है और एक सब्जी वाले के पास जाती है। भैया जी, ये बैंगन और शिमला मिर्च कैसे दी? बैंगन 30 रुपए किलो है और शिमला मिर्च 40 रुपए किलो और बाकी की सब्जियां 50 रुपए किलो है बहन जी। महंगाई कितनी बढ़ गई है। एक बार देख लेती हूँ मेरे पास कितने पैसे हैं। सीमा जब देखती है तो उसके पास केवल 20 रुपए ही थे। अरे ये क्या, पैसे कहाँ गए? 20 रुपए में तो कुछ भी खाने को नहीं आएगा। एक काम करती हूँ, घर जाकर कुछ पैसे ले आती हूँ। तभी सीमा को वहां एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है जो नीचे बैठकर ककड़ियां बेच रही थी। अरे बेचारी अम्मा को इस उम्र में भी कितना काम करना पड़ रहा है और इनके पास तो कोई कुछ लेने के लिए भी नहीं आ रहा। सीमा को उन पर तरस आता है और वो उनके पास जाती है। अम्मा, ये ककड़ी कितने की दी? 20 रुपए की ककड़ी है बेटा। मैं एक काम करती हूँ, मैं ये ककड़ी ले लेती हूँ। पिंकी ककड़ी खा लेगी और इन बेचारी अम्मा जी की भी कुछ मदद हो जाएगी। सीमा उनसे ककड़ी लेकर अपने घर आ जाती है। माँ, आप खाने के लिए क्या लाई हो? बेटा, मेरे बटुए में ना 20 रुपए ही थे तो मैं तुम्हारे लिए ये ककड़ी लेकर आई हूँ। माँ, मुझे तो बहुत भूख लगी थी। काश आप मटर पनीर की सब्जी, नान और साथ में गुलाब जामुन ले आती तो कितना अच्छा होता। अच्छा, अभी जो है वही खाओ। और तभी अचानक उनके सामने मटर पनीर की सब्जी, नान और गुलाब जामुन आ जाते हैं। अरे वाह माँ, आपने ये जादू कैसे किया? अरे हाँ बहू, ये अचानक खाना कहाँ से आ गया? काश मेरे पास एक सुंदर सी फ्रॉक आ जाए। और तभी वहां एक सुंदर फ्रॉक भी आ जाती है। सीमा बेटा, कहीं ये इस ककड़ी का तो जादू नहीं है? माँ जी, जादू तो मैं तब मानूं अगर पिंकी के पापा बिल्कुल ठीक हो जाएं। और अचानक मदन अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। सीमा देखो, मैं ठीक हो गया हूँ। ये कोई जादुई ककड़ी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई ककड़ी। तुमने मेरे पति को ठीक करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं केवल अच्छे और जरूरतमंद लोगों के पास ही जाती हूँ, इसीलिए बाजार में केवल तुम्हें बूढ़ी अम्मा दिखाई दी थी, बाकियों को नहीं। अब जादुई ककड़ी की मदद से वो एक बड़ा घर बना लेते हैं और उनके पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उन पैसों से वो गांव के सभी लोगों की भी मदद किया करते थे। उनकी मदद करके जादुई ककड़ी वहां से गायब हो जाती है। माँ, जादुई ककड़ी कहाँ चली गई? बेटा, वो फिर से किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए चली गई है। जादुई सोने का करेला। एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो एक बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आदमी था। उसकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम रीता था। रामलाल करेले की फसल उगाया करता था और उसे बाजार में मुनासिब दाम पर बेचा करता था। जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या बात? ये बात कि गांव के बाकी किसान भी तो अच्छी कमाई कर लेते हैं, उनके घर भी अच्छे हैं और रहन सहन भी, तो फिर हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? हम लोग झोपड़ी में क्यों रहते हैं? बल्कि फसल तो आपकी भी बहुत अच्छी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग बेईमानी करते हैं। वो सब के सब सेठ रमाकांत के हाथ की कठपुतली हैं।
सेठ रमाकांत क्या करता है? वो ही तो उन लोगों की सारी सब्जियां बिकवाता है, पर मैं अपनी सब्जी खुद बेचता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सेठ कितना बड़ा बेईमान आदमी है। पर इस ईमानदारी से हमें गरीबी के अलावा क्या मिल रहा है? मुझे माफ कर दो रीता, पर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध हो। ये कहकर रामलाल अपने खेत में चला जाता है। जब वो अपने खेत में काम कर रहा होता है तो वहां सेठ रमाकांत आता है और कहता है, रामलाल, तेरी वजह से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये सब्जियां इतनी सस्ती बेचता है, इसलिए बाकी ग्राहक भी लोगों पर आवाज उठा रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तू ये कर कि गांव के बाकी किसानों की तरह तू भी मेरे साथ हाथ मिला ले। तुझे ज्यादा पैसे भी मिलेंगे और मेरी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। आप तो बेईमानी करते हैं, इसलिए ज्यादा पैसे कमाते हैं। यहाँ से आप चले जाइए। तू पछताएगा रामलाल। सेठ ये बोलकर उस समय तो चला जाता है, पर रात में अपने आदमियों को भेजकर उसके खेत में आग लगवा देता है। रामलाल को जब ये खबर मिलती है तो वो भागता हुआ अपने खेतों पर पहुंचता है और अपनी फसल जलती देखकर बहुत रोता है। उस समय भी सेठ उसके पास आता है और कहता है, अब भी समय है, मुझसे हाथ मिला ले, मैं तेरा खेत सही करवा दूंगा। नहीं, कुछ भी हो जाए पर मैं ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब तूने ठान लिया है कि तुझे बर्बाद होना है। बर्बाद तो बर्बाद ही सही, पर मैं शिवजी का भक्त हूँ और उनकी भक्ति के बाद भी मैं लोगों को धोखा दूं, ये मुझसे नहीं होगा। तो फिर अपनी बर्बादी की तैयारी कर ले। ये बोलकर सेठ वहां से हंसता हुआ चला जाता है। वहीं एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जो रामलाल से कहता है, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, पर फिर भी तुमने ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। पर मैं अब क्या करूंगा? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, भगवान अच्छे लोगों का साथ देता है। तुम आराम से जाकर सो जाओ, सुबह तुम्हें सब कुछ ठीक मिलेगा। रामलाल रोता हुआ अपने घर आ जाता है। उसकी पत्नी उसको सांत्वना देती है। फिर अगली सुबह जब वो खेत पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका पूरा खेत एकदम सही है और चारों तरफ करेले लगे हुए हैं और उन्हीं में एक सोने का भी करेला लगा हुआ है। अरे, ये कैसे हो गया? पूरा खेत वापस से सही हो गया और इसमें तो सोने का करेला भी लगा हुआ है। वो सोने के करेले को लेकर भागता हुआ वापस अपने घर जाता है और रीता को पूरी बात बताता है। आप सच बोल रहे हो? हाँ हाँ, और क्या? ये आपकी ईमानदारी का ही असर है जी। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा खेत सही हो गया। काश इस खुशी को मनाने के लिए हमारे पास कुछ मिठाई होती। रीता के ये कहते ही उस सोने के करेले में से मिठाई निकल पड़ती है। वो दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे, ये सोने का करेला तो जादुई मालूम पड़ता है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जादुई सोने का करेला है। इसका मतलब हम इससे कुछ भी मांग सकते हैं। पर हमें इससे कुछ भी गलत नहीं मांगना चाहिए। लालच बुरी बला है। अरे भाग्यवान, मैं लालची नहीं हो रही हूँ। मैं तो बस आपको ये कह रही हूँ कि हम इससे अपनी झोपड़ी को अच्छे घर में बदल सकते हैं। रीता के ये कहने भर की देर थी कि उनकी झोपड़ी अचानक से एक आलीशान घर बन जाती है। रामलाल और रीता ये देखकर नतमस्तक हो जाते हैं और जादुई सोने के करेले का धन्यवाद करते हैं। अब मैं जाता हूँ और करेले की फसल बेचकर आता हूँ, जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और फिर हम इस जादुई सोने के करेले का प्रयोग लोगों की मदद करने के लिए करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने।
रामलाल अपनी फसल की कटाई करता है तो वहां दूसरी फसल फौरन उग जाती है। रामलाल हैरान था, पर फिर वो अपनी पहली फसल बेचने के लिए शहर चला जाता है। इधर सेठ रमाकांत को उसके खेत के बारे में पता चल जाता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सच है सरकार। अगर ये सच है तो जाओ, फिर से जाकर उसमें आग लगा दो। सेठ के आदमी जाते हैं और रामलाल के खेत में फिर से आग लगाने की कोशिश करते हैं, पर इस बार उनका कोई भी पैंतरा काम नहीं आता। बहुत कोशिशों के बाद भी खेत में आग नहीं लगती। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो सेठ को बताते हैं। वो लोग ये बात जाकर सेठ को बताते हैं तो सेठ बहुत गुस्सा होता है और उनके साथ खेत तक आता है। पर तब तक वहां रामलाल भी आ चुका था। पकड़ लो इस रामलाल को और इसके खेत में आग लगा दो। रुक जाओ सेठ, और कितना गिरोगे तुम? आज तू देख लेगा कि मैं कितना गिर सकता हूँ। सेठ के आदमी जैसे ही रामलाल को मारना शुरू करते हैं, तभी रामलाल के हाथ से जादुई सोने का करेला छूटता है और वो अनगिनत करेलों में बदलकर सबको मारने लगता है। वो लोग चिल्लाते हुए वहां से भाग जाते हैं। अरे अरे, ये तो सच में जादुई करेले हैं, ये हमें मार डालेंगे, भागो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे लेकर तो जाओ। सेठ के सारे आदमी तो भाग जाते हैं, पर सेठ नहीं भाग पाता। जादुई सोने के करेले उसको पकड़ लेते हैं। वो करेले उसको हवा में ले जाते हैं और घुमाने लगते हैं। अरे अरे, मुझे बचा लो रामलाल, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मेरा वादा है तुमसे, मुझे बचा लो। जादुई सोने के करेले सेठ को माफ कर दो, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रामलाल के ये कहते ही जादुई सोने का करेला वापस एक बन जाता है और सेठ रमाकांत को जमीन में पटक देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल। अब आज के बाद फिर से तो ये काम नहीं करोगे ना? अरे मैं भला फिर से ये काम कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारे पास तो ये जादुई सोने का करेला है। अगर मैं फिर से कोई गलत काम करूंगा तो तुम मेरा यही हाल करोगे, या शायद इससे भी बुरा। मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है सेठ रमाकांत, मैं तुम्हारे साथ काम भी कर सकता हूँ, बस शर्त ये है कि ईमानदारी से काम करना होगा। मैं ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार हूँ। उस दिन के बाद से रामलाल सेठ के साथ ही काम करता है और सेठ अब कभी भी महंगी सब्जी नहीं बेचता है। रामलाल और उसकी पत्नी रीता का जीवन अब सुधर चुका था। वो लोग जादुई सोने के करेले से गांव के सभी लोगों की मदद करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।